नमस्ते दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी अवसान एक स्वप्न का पहला भाग। बैंक से लौटकर देखा दीदी शरबत के गिलास समेट रही हैं और गिलास भी उस महंगे वाले सेट के थे जो खास खास मेहमानों के लिए ही निकलता था। कोई आया था? हाँ, दादा भाई आए थे। क्या? और मैं बेहोश होने की मुद्रा में सोफे पर लुढ़क गई। फिर निहायत संजीदगी से पूछा, दीदी, दादा की तबीयत तो ठीक है ना? तू कभी ठीक से बात करना सीखेगी? सॉरी दीदी, बेअदबी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर वो क्या है कि यह बात एकदम से हजम नहीं हो रही थी। मैं तो सोचती थी कि भाई साहब इस घर का पता तक भूल गए हैं। वक्त पड़ने पर सब कुछ याद आ जाता है। हाय राम, उन पर ऐसा बुरा वक्त आन पड़ा है। हाँ, बुरा वक्त ही समझो। हिंदुस्तानी भाषा में लड़की वैसे ही आफत की पुड़िया होती है। फिर जब वह शादी के लायक हो जाती है तो बाप का बुरा वक्त आया ही समझो। यू मीन हमारी छटंकी स्वीटी शादी के लायक हो गई है? आई कांट बिलीव। तुम किस दुनिया में रहती हो भारती? तुम्हें यह भी पता नहीं कि स्वीटी 3 साल से एमए करके घर में बैठी है और उसके लिए ताबड़तोड़ लड़के ढूंढे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब यह बताइए कि उन्हें एकाएक हमारी याद कैसे आ गई? देर से ही सही, शायद उन्हें यह ख्याल आया हो कि पहले घर की इन 2 लड़कियों को निपटा देना चाहिए, फिर अपनी बेटी के बारे में सोचना उचित होगा। माय डियर भारती, क्या तुम उन लोगों से इस तरह की सदाशयता की आशा कर सकती हो? जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो उन्होंने कब से इस लाइन से खारिज कर दिया है, क्योंकि भाभी जिस तिस से कहती फिरती हैं कि अब इतनी बड़ी लड़की के लिए कोई जूते थोड़े ही चटकाता है। वह तो अपना दूल्हा खुद ढूंढ लेती है। हाँ, और आप में उतने गट्स नहीं हैं, और जब तक बड़ी बहन बैठी हुई है, छोटी के लिए तो सोचा ही नहीं जा सकता। हाउ सैड। और मैं झूठ मूठ मुँह लटका कर बैठ गई। दीदी बेचारी खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। ए लड़की, अब नाटक बंद कर, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल। मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, दीदी मणि, गम गलत करने का और कोई उपाय आपके पास नहीं है? जब देखो बस चाय। दीदी ने इस बार मुझ पर एक चपत जड़ दी और हंसती हुई किचन में चली गई। हम दोनों के बीच एक अलिखित समझौता है। दीदी का कॉलेज सुबह का है, इसलिए सुबह घर मैं देखती हूँ, शाम को मेन्यू दीदी तय करती हैं। वह बड़ी तन्मयता से सब्जी की डलिया टटोल रही थी, सावित्री को शाम के खाने के निर्देश दे रही थी, और मैं सोच रही थी कि क्या ये सचमुच उतनी ही निर्लिप्त हैं जितनी ऊपर से दिखाई देती हैं? क्या उनके मन पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई है? जबकि स्वीटी की शादी की बात सुनकर मैं भीतर तक तिलमिला उठी थी। मैं दुखी होने का सिर्फ नाटक नहीं कर रही थी, मन में सचमुच कुछ चुभ रहा था। चाय पीकर मैं नहाने चली गई। नहाने से जी कुछ हल्का हुआ, मेरा पुराना खिलंदड़ापन लौट आया। एक हल्का ढीला सा चौंगा पहनकर मैं दीवान पर पसर गई और मैंने कहा, तो आरती जी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि परम पूजनीय भ्राताश्री हमारे गरीब खाने पर क्यों तशरीफ़ लाए थे। हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? वैसे उनकी कृपा से शादी ब्याह के मामले में हम लोग तो एकदम सिफर हैं। उन्हें तो किसी अनुभवी बल्लेबाज से सलाह लेनी चाहिए। देवी जी, भ्राताश्री को ना तो हमारी मदद की ज़रूरत है ना सलाह की। उनका वश चलता तो हमारे पास सीधा शादी का कार्ड ही पहुंचता। तो फिर उनकी बेबसी का कारण क्या है? इस बार जो आईएएस लड़का उन्होंने तलाश किया है, उसकी बहन मेरे कॉलेज में ही पढ़ाती है। कौन? कुंजलता प्रसाद। तुम नहीं जानती, इसी साल अपॉइंटमेंट हुआ है। पिता रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। कुंजलता के पति भी तिलहन संघ में कोई बड़ी तोप हैं। बड़ी हाई फाई फैमिली है, तो दादा भाई ने सोचा होगा एक जैक और लगा लिया जाए। वे लोग कल लखनऊ से आएंगे। परसों सुबह लड़की देखने का कार्यक्रम है, तो दादा की इच्छा है कि मैं भी उस समय वहाँ उपस्थित रहूं। दीदी, इस कुंजबाला का ज़रा पता तो देना। कुंजबाला नहीं, कुंजलता। उसका पता लेकर क्या करोगी?
उसे आगाह कर दूंगी कि अगर अपने माँ बाप की खैर चाहती हो तो यह रिश्ता मत होने देना। उनका बुढ़ापा तो बिगड़ेगा ही, तुम्हारा पीहर भी छिन जाएगा। कैसी बातें करती हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। उस धरती में अच्छा बीज कभी पनप ही नहीं सकता। देख बिन्नो, दादा ने चाहा है कि मैं उनकी थोड़ी सी सिफारिश कर दूं। अगर हम वह नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं। किसी भी बहन बेटी की शादी में विघ्न डालने से पाप लगता है, जानती हो? फिर यह तो अपनी ही बेटी है। और मित्र को धोखे में रखना पाप नहीं है? कम से कम उसे इतना तो समझा दो कि अपनी अम्मा के गहने समेट कर अपने लॉकर में रख ले, नहीं तो उड़न छू हो जाएंगे। भारती, यू आर रियली इम्पॉसिबल। मुझे पता था दीदी मुझे उस कुंज विहारिणी का पता कभी नहीं बताएंगी। बता भी देती तो क्या मैं चली जाती? बस वह तो अपना गुबार निकालने का एक प्रयास भर था। सच, बड़ा मन होता है कभी कभी कि इन लोगों की असलियत लोगों पर जाहिर की जाए। बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, पर भीतर से क्या है यह हमसे बेहतर कौन जानता है। आज अपने मतलब से बहन की चौखट पर आए हैं, नहीं तो कई बार राखी भाई दूज भी सूने निकल जाते हैं। साल में यही 2 दिन थे जब हम उनके आलीशान बंगले पर जाते थे। एक बार हमने भाभी को कहते सुन लिया, लो आ गई देवियाँ चौथ वसूलने। उस दिन के बाद वहाँ जाना छोड़ दिया। दीदी तो शायद भैया को इस बात का पता भी न लगने देती, पर मैंने फ़ोन पर साफ साफ कह दिया। यह भी जता दिया कि मन हो तो हमारे गरीब खाने पर चले आया करें। हम यथाशक्ति यथाभक्ति टीका कर देंगे। अगर न आ सके तब भी कोई मलाल नहीं है। दुनिया में कईयों के भाई नहीं होते, पर वे भी जी लेती हैं, हम भी जी लेंगी। विडंबना तो यह है कि हमारे एक नहीं 2 भाई हैं। बड़े के ये हाल है और छोटा तो सालों से दुबई में जमकर बैठा है। वहाँ से कमा कमा कर ससुराल वालों को भेज रहा है। वे उसके लिए महल तामीर कर रहे हैं, पर जिसने उसे इस लायक बनाया उसकी सुध लेने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। दुख तो यही है कि दीदी ने ऐसे नालायक के लिए अपने सारे सुख ताक पर रख दिए, अपना जीवन होम कर दिया। एक ज़माना था जब लोग हमारे परिवार की मिसाल दिया करते थे। लगता है उन्हीं की नज़र लग गई और वे सुहाने दिन सपना होकर रह गए। पापा रेवेन्यू में क्लास 1 ऑफिसर थे, माँ सुगढ़ गृहिणी थी। 2 भाई 2 बहनें। दादा इंजीनियर बन गए थे, दीदी एमए कर रही थी। गगन को उसी साल बेंगलोर में दाखिला दिलवाया था। मैं शायद 8वीं या 9वीं में थी। दादा भाई के इंजीनियर होते ही रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी। रिश्ते भी ऐसे ऐसे कि मुंह में पानी आ जाए। एक सज्जन तो जबरदस्ती लड़की दिखा गए। लड़की क्या थी, सोने का टुकड़ा था। भैया को तो रीझना ही था। माँ पापा भी मना नहीं कर सके। नानी ने दबी जबान से कहा, पहले बड़ी को निपटा लेते, बाद में लड़कों का मन कैसा हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। पापा बोले, उसकी भी हो जाएगी, पहले एमए तो कर लेने दो। और यहाँ लड़कों की परवाह किसे है, अभी तो मैं बैठा हूँ। बेचारे पापा, उन्हें क्या पता था कि उनकी इसी गर्वोक्ति को विधाता चुनौती के रूप में ले लेगा। दीदी का रिजल्ट आने को था। भाभी प्रसव के लिए पीहर गई हुई थी। पूरा घर प्रतीक्षारत था, पर एक तीसरी ही खबर ने सबको पत्थर बना दिया। पापा जो हमेशा की तरह हंसते हुए टूर गए थे, कभी वापस नहीं लौटे। लौटा उनका निश्चेतन शरीर। भाभी को ताजिंदगी यह मलाल रहा कि श्वसुर की असामयिक मृत्यु ने उनके पुत्र के जन्मोत्सव का उल्लास छीन लिया था। इस अपराध के लिए उन्होंने पापा को कभी क्षमा नहीं किया। कितने ही वर्षों तक वे उसका जन्मदिन पीहर जाके मनाती रहीं। बाद के वर्षों में उन्होंने यह परहेज भी छोड़ दिया। कहती, मरे हुए को कोई कितने दिन रोएगा, आखिर बच्चों के भी तो कुछ अरमान होते हैं। दुख और आघात से माँ एकदम चढ़ हो गई थी। कच्ची गृहस्थी थी और भविष्य सामने मुँह बाएं खड़ा था। उसकी पहली झलक महीने भर के भीतर ही मिल गई। श्राद्ध कर्म आदि से निवृत्त होने के बाद गगन बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन खाना खाते हुए उसने पूछ लिया, दादा इस सोमवार को रिजर्वेशन करा लूं? पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। दादा ने एक बार हम सबकी ओर देखा और फिर गला खकार कर बोले,
अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही यह विषय छेड़ दिया। मैं तुमसे बात करने ही वाला था कि अब यह बेंगलोर वाला प्रोजेक्ट छोड़ दो, यहीं रहकर बीएससी वगैरह कर लो। पापा थे तब बात और थी, पर मैं तुम्हारा बेंगलोर का खर्च नहीं उठा सकता। हम सब लोग सकते में आ गए। दादा यह क्या कह रहे हैं? छोटे का करियर क्या यूं ही अधर में छोड़ देंगे? और जो 40,000 डोनेशन के दिए हैं उसका क्या होगा? आजकल तो लाखों में बात होती है, पर उन दिनों 40-50 हज़ार में काम हो जाता था। बड़ी देर बाद माँ ने हिम्मत की। बेटा समीर, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हें भी तो हमने पढ़ाया था। क्या बिना पैसे खर्च किए ही तुम इंजीनियर बन गए थे? माँ, खर्च तो सबकी पढ़ाई पर होता है, पर यह वाजिब हो तो अच्छा लगता है। मेरे एडमिशन के लिए आपको इतने रुपए नहीं लुटाने पड़े थे। मैं अपनी मेरिट के बल पर ही प्रवेश पा गया था। गगन की जिद पर पापा ने इतना बड़ा जुआ खेला। मैं तो तब भी इसके खिलाफ था, पर उस समय पापा खर्च कर रहे थे, मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। पर अब तो यह सब मुझे ही भुगतना है, और साफ बात है कि यह मेरे वश का नहीं है। बेचारे, भाभी बोल पड़ी। इतनी बड़ी गृहस्थी और कमाने वाले एक अकेले, बेचारे कहाँ तक करेंगे? माँ का चेहरा फक पड़ गया। बहुरानी ने खतरे की पहली घंटी बजा दी थी। गगन भैया का भी मुंह इतना सा निकल आया था। तब दीदी ने पहल की थी। भैया, छोटू की फिक्र मत करो, आज से उसका जिम्मा मैंने लिया। पापा ने मेरी शादी के लिए कुछ रुपए रख छोड़े हैं, आज से वे मैंने गगन के नाम कर दिए। रुपयों के अभाव में मेरी शादी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, पर उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और भाभी, आज या कल मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, तब मैं भरसक दादा का हाथ बटा सकूंगी। लेकिन मेहरबानी करके मेरी माँ की गृहस्थी को मत कोसिए। दीदी फर्स्ट क्लास एमए थी, मेरिट होल्डर थी। नौकरी मिलने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई, वेतन भी अच्छा था, जिसे वे लाकर दादा के हाथ में रख देती थी। लेकिन फिर ज़रा ज़रा सी बातों के लिए उन्हीं के आगे हाथ पसारना पड़ता। वह खुद तो कुछ नहीं कहते थे, पर जो कुछ भाभी से कहलवाते थे उसे सुनकर कलेजा छलनी हो जाता था। इतने दिनों बाद पता चला कि जिसे हम सोने का टुकड़ा समझकर घर में लाए थे वह तो आग का गोला थी। तन मन को राख करने की क्षमता उसमें थी। माँ की पेंशन स्वीकृत होने में 4-6 महीने लग गए। वे दिन बड़े कसाले में कटे। माँ दीदी के वेतन का हश्र देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने अक्लमंदी का काम यह किया कि पेंशन अपने पास ही रखी रही, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अपने और बच्चों के छोटे मोटे खर्चे उसी में से चलाती रहीं। अपना पैसा हाथ में रहने से उनमें एक आत्मविश्वास सा आ गया था, और वह अंत समय तक दबंग बनी रहीं। यह ज़रूरी भी था। किसी सीधी सादी औरत को तो भाभी खा ही जाती। अब माँ के सामने बस एक ही चिंता थी, दीदी की शादी। जैसे जैसे दीदी की उम्र बढ़ती जा रही थी, माँ का धैर्य चूकता जा रहा था। उधर भाभी पर दिन ब दिन निखार आता जा रहा था। उसके लिए वह 100 जतन भी कर रही थी। इधर दीदी दिन पर दिन बुढ़ा रही थी। पहनने ओढ़ने का उन्हें जरा भी शौक नहीं रहा था। सजने संवरने के प्रति वह उदासीन होती जा रही थी। कभी मैं जिद करती तो कहती, रहने दे रे, यह सब करके मुझे अब किसको रिझाना है। भरी जवानी में उनका यह जोगन सा बाना माँ को 100 दंश देता था। छोटे भैया जब भी छुट्टियों में आते माँ को आश्वस्त करते, माँ तुम चिंता मत करो, बस मेरी नौकरी लग जाने दो, साल भर के अंदर दोनों बहनों के हाथ पीले कर दूंगा। बड़े आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं तो बैठने दो, मैं तो हूँ। छोटे की बात से माँ को बहुत दिलासा मिलती, पर पढ़ाई थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार 1-2 विषय रह जाते, तब लगता दादा ठीक ही कह रहे थे। लड़के की कुव्वत जाने बिना पापा ने जबरदस्ती उसे यह कोर्स दिलवा दिया। अब ना तो छोड़ते बनता है, ना खर्च पूरा पड़ता है। यथावकाश मैंने बीकॉम कर लिया। एमकॉम करते हुए मैंने बैंक की परीक्षाएं भी दे डाली। एक में सिलेक्शन भी हो गया। तब मैंने माँ से कहा, माँ अब आप दीदी की शादी की फ़िक्र कीजिए,
आगे की नाव मैं खेलूंगी। माँ ने दादा से बात की तो दादा बोले, शादी कोई हंसी खेल है जो आपके कहते ही हो जाएगी? हाथ में कुछ होना भी तो चाहिए कि नहीं? मोटी हुंडी के बिना तो लड़के वाले चौखट में झांकने भी नहीं देते। माँ ने अपने सारे गहने निकालकर दादा के हाथ पर रख दिए। इन्हें चाहे बेच दो या गिरवी रख दो, पर अब आरती की शादी हो जानी चाहिए। माँ के गहने जो एक बार भैया के लॉकर में गए तो दोबारा नजर नहीं आए। शहर से दूर भैया का आलीशान बंगला ज़रूर बनता रहा। माँ की बरसी के दिन ही उसका उद्घाटन किया गया। नाम दिया था मातृ छाया। जब सब लोग गदगद होकर दादा की मातृभक्ति की प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने जानबूझकर रिश्तेदारों से कहा, चलो, इन लोगों ने इतनी ईमानदारी तो बरती है, माँ की पूंजी से बने मकान को माँ का नाम तो दिया। भाभी का चेहरा उस समय देखने काबिल हो गया था। छोटे भैया माँ को बड़े दमखम के साथ आश्वासन देते रहते थे। माँ बिल्कुल आस लगाए बैठी थी कि एक दिन मेरा यह परम प्रतापी पुत्र आएगा और मुझे इन राक्षसों के चंगुल से मुक्त कराएगा। पर वे सारे दावे खोखले साबित हुए। 7 साल लगाकर उन्होंने बीई पास किया, फिर 1 साल तक नौकरी के लिए भटकते रहे। तभी उनके एक सहपाठी ने उन्हें लपक लिया और अपनी इकलौती बहन के साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया। माँ इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ ही क्यों, हम में से कोई भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। इस शादी का मतलब था दादा पर एक और बोझ डालना। इस शादी का मतलब था दीदी की शादी और 2-4 साल के लिए टल जाना। इधर हम लोग इस ऊहापोह में व्यस्त रहे, उधर ये दोनों प्रेम की पींगें बढ़ाते रहे। लड़की वालों ने जानबूझकर उन्हें छूट दे रखी थी। यह एक तरह से अरेंज्ड लव मैरिज थी। शादी बिना किसी रजामंदी के, बिना किसी लेन देन के संपन्न हो गई। उन लोगों को मुफ्त में इंजीनियर दूल्हा मिल गया। शादी करके लौटे तो भैया बहुत शर्मिंदा थे। बोले, चिंता मत करो माँ, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर भर देंगे। पर जिसके दम पर उन्होंने यह आश्वासन दिया था वह पहले दिन से ही मुंह फुलाए बैठी रही। हम लोगों ने इस शादी का विरोध किया था, इस बात को उसने सही रूप में नहीं लिया। वह जितने दिन रही अनमनी ही रही। उन्हीं दिनों गल्फ से एक मोहक प्रस्ताव आया। यह भी उनके ससुराल वालों की ही कोशिश थी। मना करने का प्रश्न ही नहीं था। और एक दिन सुमुहूर्त में दोनों दुबई रवाना हो गए। फिर क्या था, भाभी को खुलकर बोलने का मौका मिल गया। अरे, यह तो मैं थी जो इतने बरस तक इतने बड़े परिवार को झेलती रही, और किसी का बूता थोड़े ही है। 6 महीने में ही भाग खड़े हुए। छोटे के जाने के बाद भाभी की वाणी में और धार आ गई थी। मन तो होता था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं, पर माँ के कारण पैर बंधे हुए थे। वह घर की लड़ाई को सड़क पर लाना नहीं चाहती थी। वैसे भी वह शरीर और मन से इतनी टूट गई थीं कि उन्होंने खाट ही पकड़ ली। हम दोनों बहनें शांत मन से उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करती रहीं। जब जीने योग्य कुछ न बचा हो तो मृत्यु भी वरदान लगती है। माँ की 13वीं में छोटे भैया आखिरी बार आए थे। जाते समय बोले, एक माँ का ही आकर्षण था जो घर आने के लिए मजबूर करता था। अब तो मैं इस घर में पाँव भी न दूंगा। आप लोगों का जब मन हो मेरे पास आती रहना। वे केवल शब्द थे। उस निमंत्रण में ऊष्मा नहीं थी, आग्रह नहीं था। बाद के वर्षों में उसे दोहराया भी नहीं गया। हम लोगों को पता न था, पर माँ मरने से पहले एक बड़ा काम कर गई थी। मकान वह हम दोनों के नाम कर गई थी। यह भी व्यवस्था थी कि मकान केवल शादी के खर्च के लिए ही बिकेगा, अन्यथा नहीं। जिस बहन की शादी होगी केवल उसका ही हिस्सा बिकेगा। माँ के 13वीं के बाद छोटे भैया ने तुरंत ही जाने का प्रोग्राम बना लिया था। इसलिए वकील साहब भागे भागे आए और उन्होंने यह वसीयत सुना दी। वे तो माँ की दूरदर्शिता की दाद दे रहे थे, पर बाकी सबके मन खट्टे हो गए थे। छोटे भैया तो घर के प्रति अपनी नफरत जता चुके थे, इसलिए कुछ नहीं कह सके। छोटी भाभी ने मुंह बिचकाकर कहा, वह जीते जी हमें क्या दे गईं जो मरने के बाद आशा लगाते।
बड़ी भाभी तो अपना दिखावे का रोना भी भूल गईं। अपनी इमेज का ख्याल ना होता तो वह वही माँ को कोसना शुरू कर देती। दादा का चेहरा लेकिन ऐसा हो गया था कि देखकर दया आ रही थी। भरे गले से बोले, इसका एक ही अर्थ निकलता है कि माँ को मुझ पर विश्वास नहीं रहा। इतने दिनों तक इतना सब किया, उसका अगर यही फल है तो यही सही। साल बीतते न बीतते वे अपने बंगले में रहने चले गए। महानगरों में 14-15 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं लगती, पर जो दूरी, जो फासला दिलों के बीच आ गया था वह अखरने वाला था। इतने दिनों बाद दादा भाई को आज बहन की याद आई है, वह भी इसलिए कि शिवानी के लिए आईएएस दूल्हा तजवीज़ करना है। इस लड़की का नाम दीदी ने बड़े चाव से अपनी प्रिय लेखिका के नाम पर रखा था, पर वह नकचड़ी बिल्कुल अपनी माँ की बेटी है। कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, अपनी काइनेटिक पर पूरे शहर का चक्कर लगाती रहती है, पर कभी इधर झांकने भी नहीं आती। ऐसी लड़की के लिए मैं कोई सिरदर्द नहीं लेती, पर दीदी तो हमारी सौजन्य की प्रतिमूर्ति हैं। नियत दिन नियत तिथि पर ईमानदारी से तैयार हो गई। मुझसे भी कहा कि चली चलो, पर मैं राज़ी नहीं हुई। तुम तो जानती हो दीदी, मुझे जबान पर लगाम देना नहीं आता। कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई तो सारा शो बिगड़ जाएगा। जरा अपनी जबान पर काबू करना सीखो। खैर, यह तो अब अगले जन्म में संभव होगा, पर तुमको भी मैं इस तरह सिलबिल सी नहीं जाने दूंगी। वे लोग क्या कहेंगे? कोई वे मुझे देखने आ रहे हैं तो क्या हुआ? लोग पूरे परिवार को देखते हैं, परखते हैं। ऐसा न होता तो भ्राताश्री तुम्हें कष्ट क्यों देते? मुझे बस 15 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारा कायाकल्प करती हूँ। और दीदी के लाख मना करने के बावजूद मैंने उनका जूड़ा खोल दिया। जूड़ा क्या था, बस लंबे बालों को हाथ पर लपेटकर गठान सी डाल दी थी। मैंने बहुत सुंदर कलात्मक सा जूड़ा बनाया, उस पर एक पीले गुलाब का फूल टांग दिया, अपनी एक पोचमपल्ली पहनने को दी। उनके वार्डरोब में तो चंदेरी के सिवा कुछ था ही नहीं। हैदराबादी मोतियों का एक पतला सा सेट उन्हें पहनाया, हल्का सा मेकअप भी कर दिया, पर्स और चप्पल तक अपनी निकाल कर दी। जब मैं संतुष्ट हो गई तो मैंने कहा, अब आईने में देखो, खुद को भी पहचान नहीं पाओगी। दीदी ने आईने में देखा और अपने प्रतिबिंब पर खुद ही लजा गई। सच दीदी, आज इतनी सुंदर लग रही हो कि बस कहीं दूल्हे मियाँ स्वीटी को छोड़कर तुम्हें ही ना घूरने लगें। बकवास मत कर, कहीं ऐसा हो गया ना तो भाभी मेरा मुंह नोच लेंगी। तब मुझे क्या पता था कि मेरे मुंह से होनी ही बोल रही है। तैयार होकर दीदी बाहर निकली तो मुझे होश आया। दीदी, अब यह आशा करना तो व्यर्थ है कि भ्राताश्री आपके लिए गाड़ी भेजेंगे, पर मैं आपको 15 किलोमीटर स्कूटर पर नहीं जाने दूंगी। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 5 मिनट रुको, मैं अभी ऑटो लेकर आती हूँ। आश्चर्य, दीदी ने मेरा प्रतिवाद नहीं किया। इतना सच संवर कर स्कूटर पर जाते उन्हें खुद संकोच हो रहा होगा। वहाँ से लौटने के बाद लेकिन खूब बिगड़ी। मुझे कितना लेट करवा दिया आज। पता है, वे लोग मुझसे पहले पहुँच गए थे और सबके सामने मैंने ऐसे प्रवेश किया जैसे मैं ही गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। यही तो मैं चाहती थी। क्या? कि सब लोग तुम्हें देखें, एप्रिशिएट करें। और लोग तो जैसे देख रहे थे ठीक ही था, पर भाभी तो एकदम आंखें फाड़ कर देख रही थी। तुम्हारी सज्जा उनसे 21 थी ना, जलकर खाक हो गई होंगी बेचारी। और पता है बाद में स्वीटी ने क्या कहा? बोली, बुआ आपको कन्फ्यूज़न हो गया लगता है। आज कोई मेरी सगाई थोड़े ही है, आज तो वे लोग सिर्फ मुझे देखने आए हैं। उससे कहना हमारी बद्दुआएं लगती रहीं तो तेरी सगाई कभी होगी भी नहीं। चुप कर, कुछ भी बके चली जाती है। वे लोग क्या हमारे दुश्मन हैं? उन्हें दोस्त भी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनका एक ही प्लस पॉइंट है, वे भी उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। तीसरे ही दिन, शायद रविवार था, मैं सोफे पर पसर कर टीवी देख रही थी कि फाटक के पास गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। खिड़की से झांक कर देखा, दादा भाई, मैं भाभी पधार रहे हैं। लगता है स्वीटी की शादी तय हो गई है, तभी तो भाभी भी साथ आई हैं।
नहीं तो वह इस घर का रास्ता ही भूल गई हैं। मैंने खूब घूर घूर कर देखा, पर उन लोगों के हाथ में मिठाई का कोई पैकेट नज़र नहीं आया। भाभी पर इतना गुस्सा आया, कंजूस कहीं की। अरे ज़रा मुंह मीठा करवा देती तो क्या खजाने में कोई कमी आ जाती। मैंने भरसक प्रसन्न मुद्रा में दोनों का स्वागत किया। दोनों मातमी सूरत बनाकर घर में घुसे और मुंह लटकाकर सोफे पर बैठ गए। दीदी अभी अभी नहाकर निकली थीं और पीछे आंगन में बाल सुखा रही थीं। मैंने कहा, आरती जी, आरती का थाल सजाकर बाहर लाइए, लक्ष्मी नारायण आए हैं। मतलब? दादा भाभी आए हैं। अरे वाह! दीदी का चेहरा खुशी से चमक उठा। गीले बालों को तौलिए में लपेटकर वह बाहर जाने को उद्धत हुई, फिर रुककर बोली, आज सावित्री की छुट्टी है, चाय बना दोगी प्लीज़? मन तो नहीं है, पर तुम कहती हो तो बना दूंगी, मैंने मुंह बनाकर कहा। दीदी आश्वस्त होकर बाहर चली गई। 10 मिनट बाद जब मैं चाय लेकर बाहर गई तो देखा कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है और तीनों अपनी अपनी कुर्सियों में सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, पर चुप रहना भी मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए चाय लगाते हुए मैंने कह ही दिया, लगे हाथ आपको बधाई दे दूं? बधाई अपनी दीदी को दो। उन्हें तो खैर दूंगी ही, उन्हीं की सिफारिश से काम बना है, पर बधाई के असली हकदार तो आप हैं। वैसे हम सब एक दूसरे को अभिनंदन कर सकते हैं। इस पीढ़ी की यह पहली शादी होगी ना? नहीं, अभी तो पिछली पीढ़ी का ही हिसाब चल रहा है। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि वह खाता बंद हो गया है, फाइल क्लोज्ड। भारती, थोड़ी देर चुप रहोगी? दीदी मुझसे इस स्वर में बोलेंगी, मैंने कभी सोचा भी न था। अपमान से मेरे तो आंसू निकल आए। ये लोग सामने ना होते तो मैं रो देती। कमरे में एक असहज मौन छा गया था। बड़ी देर बाद दादा ने ही उसे तोड़ा। बोले, उन लोगों ने अपने एक तलाकशुदा भाई के लिए आरती का हाथ मांगा है। तलाकशुदा शब्द सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। दीदी की परवाह न करते हुए मैंने कसेले स्वर में कहा, अरे वाह, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। फिर आप लोगों के चेहरे इतने उदास क्यों हैं? उन लोगों ने स्वीटी को रिजेक्ट कर दिया है, दादा डूबती सी आवाज़ में बोले। ओह, सो सैड। कोई वजह तो बताई होगी। वजह अपनी दीदी से पूछो। भाभी एकदम फट पड़ी। आपका मतलब है दीदी की वजह से ये शादी टूटी है? इम्पॉसिबल। दीदी के दुश्मन भी उन पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यही तो मैं कह रही हूँ, दीदी रुआसी स्वर में बोली। आई एम वेरी सॉरी अबाउट स्वीटी, पर मुझे पता तो चले कि मेरा कसूर क्या है। अब इतनी भोली भी मत बनो आरती। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी अवसान एक स्वप्न का पहला भाग सुन रहे थे। कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा? अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कहानी के दूसरे व अंतिम भाग के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।